जय हिंद दोस्तों। ये हमारी हड़प्पा सभ्यता की 4th क्लास है। आज की क्लास में हम 2 टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इसके पहले वाली क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव देख लिया। तो आज हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ और दूसरा देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की वर्तमान उपयोगिता क्या है या फिर प्रासंगिकता उसकी क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता को लेकर के जो पतन वाली स्थिति है, तो वो जैसे जब हम उद्भव उसका पट देख रहे थे तो भी उसमें विवाद वाली स्थिति पता बन रही थी। कई सारे इतिहासकार अपना अपना मत देते थे। सेम स्थिति पतन को लेकर के भी कि इतिहासकारों के बीच में पर्याप्त मात्रा में मतभेद दिखता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो देखिए, ये बोलता है कि आपको मालूम है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता जो हो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। अगर एक्यूरेट डाटा तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र था और ये लगभग 6 से या 650 700 वर्षों तक कायम रही। ठीक है ना। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का मैंने आपको पहले भी बताया कि हड़प्पा सभ्यता का 3 रूप हमें देखने को मिलता है। पहला मिलता है प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा यानी जो मतलब कि जो विकसित हड़प्पा, मतलब पहले प्राक हड़प्पा, दूसरी विकसित हड़प्पा और तीसरी है हड़प्पा सभ्यता का उत्तर अवस्था। ठीक है। मतलब कि जो वे हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये जब अपने प्रारंभिक स्तर पे थे तो उस वाली अवस्था को हम प्राक हड़प्पा मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक स्वरूप। फिर वो विकसित अवस्था में आ गई। उसके बाद जब वो पतन के बाद आई तो अब देखिए, एकाएक तो पतन नहीं हो जाता, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें 1500 हमें शहर मिले जैसे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा करके। तो वो जो शहर होते थे ना, वो अपने आसपास गांव से युक्त होते थे, क्योंकि गांव के बिना शहर का निर्माण ही नहीं हो सकता। क्योंकि शहर जो होते हैं वो आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र या केंद्र होता है, तो उसके आसपास गांव हमेशा बने रहेंगे। तो जो हम जो पतन पढ़ रहे हैं ये विकसित चरण, जो हड़प्पा सभ्यता का विकसित चरण है ना, उसका पतन देख रहे हैं। हालांकि हड़प्पा सभ्यता अपने परिवर्तित रूप में बनी रहेगी, जो कि उसका स्वरूप ग्रामीण रहेगा। ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है ये लगभग 1700 बीसी के आसपास प्रारंभ हो चुका था। ठीक है। मतलब इसका जो नगरीय स्वरूप है उसका पतन हो रहा है। ये पूरी मतलब पूरी सभ्यता खत्म नहीं हो रही कि एकाएक बनी है फिर एकाएक तहस हो जाए, ऐसा नहीं। ये नगरीय स्वरूप का पतन की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर के विवाद क्यों बना हुआ है। अभी मैं बताऊंगा। अभी इसमें इतने सारे, अभी इसमें इतिहासकार अपना अपना मत लेके आएंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है ना, उसके पीछे जो विवाद वाली स्थिति है उसके प्रमुख कारण क्या है, विवाद को लेकर के क्या कारण। तो विवाद को लेकर के हमें मोस्टली 2 कारण मिलते हैं। पहला तो है कि हड़प्पा, देखिए हड़प्पा सभ्यता में आपको लिपि मिली है जिसको हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। वो लिपि का पढ़ा नहीं। अब जब लिपि आपको आपको जब लिपि मिली का मतलब आपको साहित्यिक साक्ष्य मिले। अब आप जब साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि अब साहित्यिक साक्ष्य में जो आपको अक्षर मिले, मोहरो, मृदभांडो और कई सारे मतलब कि स्तंभ लेख मिले, तो यहाँ पे आपका जो पट्टिकाएं मिली हैं, जैसे धौलावीरा में एक 10 चिन्ह वाला जो पट्टिका मिली, तो मतलब कुल मिलाकर जब आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे तो आप उसकी वास्तविकता को नहीं जान सकते। तो पहला जो इतिहासकारों के बीच में मतभेद का कारण है पतन को लेकर के, वो है लिपि का पढ़ा ना जाना। दूसरा जो कारण है, दूसरे कारण में पहला तो होता है कि पुरातात्विक साक्ष्य। अब देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन है वो मोस्टली ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल स्तर पे हुआ है। हॉरिजेंटल स्तर पे पर्याप्त मात्रा में उत्खनन नहीं हुआ। हॉरिजेंटल स्तर में पर्याप्त मात्रा में उत्खनन ना होने के कारण क्या हुआ कि हमें जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले वो पर्याप्त, क्योंकि जब आप किसी भी क्षेत्र का, मैंने आपको पहले भी ये डायग्राम बना कर था, जैसे मान लीजिए कि ये कोई टीला हो, जब आप इसका ऊर्ध्वाधर उत्खनन करते हैं तो इसके ना कालक्रम की जानकारी मिलती है। लेकिन जब आप इसका हॉरिजेंटल उत्खनन मतलब हॉरिजेंटल एक्सकेवेशन करते हैं तो हमें उस सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो ये मतलब कि क्षैतिज उत्खनन जो अपर्याप्त मात्रा में था, उसी के कारण आपके पुरातात्विक सोर्स जो साक्ष्य है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाए। तो ये दोनों कारण था इतिहासकारों के मतभेद। अब देख लेते कि इतिहासकार जो भी हैं वो अपना कौन कौन सा मत दिए। तो देखिए, जो भी इतिहासकार है, चाहे भारतीय इतिहासकार हो चाहे अंग्रेजी मतलब कि आपका मतलब ब्रिटिश इतिहासकार हो, वो दोनों को के जो मत दिए गए उन मत को हम मुख्यतः 2 भागों में विभाजित करते हैं। किस आधार पर विभाजित करते हैं, इस आधार पर विभाजित करते हैं कि पहला जो मत है वो कहलाता है आकस्मिक पतन का सिद्धांत। आकस्मिक पतन का सिद्धांत का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है एकाएक हो गया, अचानक हो गया। ठीक है। और दूसरा कहलाता है क्रमिक पतन का सिद्धांत। क्रमिक पतन का सिद्धांत है कि मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो एकाएक नहीं, कुछ दिनों में नहीं हुआ। उसका ना निरंतर 100 150 वर्ष लगे उसको धीरे धीरे करके पतन हुआ है। तो याद रखिएगा, तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है उस
उसका उस पतन के कारणों को दो भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला सिद्धांत कहता है आकस्मिक पतन का सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत कहता है क्रमिक पतन का सिद्धांत। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आकस्मिक पतन। आकस्मिक पतन का मतलब है कि अचानक। अब बताइए कि भैया कोई भी सभ्यता या कोई भी क्षेत्र अचानक कैसे खत्म हो सकती है, उसका पतन कैसे हो सकता है? तो निम्न कारणों से हो सकता है। पहला क्या, कि भाई वहां पे आक्रमण हो जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान पे हम आक्रमण कर दे तो उसका आकस्मिक पतन हो जाएगा। तो उसी तरह हड़प्पा सभ्यता का कहा जाता है कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया तो उसका आकस्मिक पतन हो गया। या फिर बाढ़ आ जाए, अब बाढ़ आती है तो सब खत्म कर देती है। या फिर नदियों का मार्ग परिवर्तित हो जाए, बाढ़ आना अलग स्थिति, बाढ़ आती है वर्षा की अत्यधिक अत्यधिक वर्षा मात्रा, और नदी अपना मार्ग बदल देती है, मतलब कि विवर्तनीय या कुछ अन्य कारणों के कारण, ठीक है। उसके अलावा सूखा, अब भाई सूखा नहीं, सूखा हो जाएगा तो कृषि नहीं फली फूलेगी, तो वो कारण हो जाएगा पतन का। उसके बाद है जल प्लावन का मतलब होता है सुनामी जैसी कोई स्थिति आ जाए, या फिर विवर्तनीय विक्षोभ मतलब होता है कि भूकंप जैसे आ जाए, जैसे तुर्की में भूकंप आए, जैसे आता रहता है। तो इन सब कारणों से ये माना जाता है कि ये जो आपके बिंदु है ये आकस्मिक पतन के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, ठीक है। तो हम अभी इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम डिटेल देखेंगे कि किन कौन कौन इतिहासकार इन बिंदुओं पे अपना मत देते हैं और क्या क्या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं अपने मत को तर्क पूर्वक सिद्ध करने के लिए। तो चलिए पहला अब हम देख लेते हैं जैसे आर आक्रमण का सिद्धांत। तो देखिए जब हम आर आक्रमण के सिद्धांत की बात करते हैं तो यह आर आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया? गॉर्डन चाइल्ड और आपका मार्टिमर व्हीलर, ये इतिहासकार। अब ये क्या है, ये ब्रिटिश इतिहासकार है गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। तो इन्होंने बोला कि जो जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ है। इसके लिए आर्य आक्रमण उत्तरदायी है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि मार्टिमर व्हीलर में इस कथन मतलब इसको लेकर के एक जो इनका कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि पारिस्थितिक जन्य साक्ष्यों के आधार पर इंद्र को दोषी ठहराते हैं, और यहाँ जो इंद्र का अर्थ निकालते हैं वो पूरी आर्य की सेना में निकाला जाता है। और ये कथन किसका? ये कथन डायरेक्ट पूछ सकता है, ये है मार्टिमर व्हीलर। मतलब मार्टिमर व्हीलर ये कहते हैं कि आर्यों ने ही आक्रमण किया था जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। अब ये कहा जाता है कि इन इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण में आर्य, जब हड़प्पा सभ्यता अपने विकसित अवस्था के अंतिम चरण में थी तब आर्यों ने आक्रमण किया जिसके कारण उसका आकस्मिक अंत हो गया। आप देख लेते कि भाई इन्होंने कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं अपने ये आर्यों के आक्रमण को सिद्ध करने के लिए। तो देखिए अगर हम इसके साक्ष्य की बात करें तो पहला ये बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो से 42 नर कंकाल मिले हैं। और कहते हैं कि जो हम जब इसका हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि जो नर कंकाल है, मतलब ये जो लोग मरे हैं ये किसी धारदार अस्त्रों के घाव से मरे। मतलब कि अब जैसे ये कहते हैं कि जो आपके आर्य थे उनका जो प्रमुख हथियार था वो फरसा था, फरसा जो तलवार जैसे होता है, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है कि जो नर कंकाल है, मतलब ये जो कंकाल मरे हैं वो फरसा जैसी, मतलब फरसा के आक्रमण से, मतलब एक धारदार हथियार से इन पर आघात किया गया था और इसी के कारण मरे हैं। तो ये कहा जाता है कि ये युद्ध के समय ही किया गया और होगा। तो ये आर्यों के आक्रमण को सिद्ध करने का पहला प्रयास करते हैं। दूसरा कहते हैं कि हमें हड़प्पा में एक कब्रिस्तान एच मिला है और यहाँ पे क्या है, एक नर कंकाल प्राप्त हुआ है जो कि परिवर्तित हड़प्पा काल से संबंधित है और उसे आक्रमणकारी का कंकाल माना गया। अब ये कहते हैं कि भाई जैसे कि दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ, जैसे मान लीजिए हड़प्पा के बीच में युद्ध है और आर्यों के बीच में युद्ध है, तो हड़प्पा के भी लोग मारे जाएंगे, आर्यों के भी लोग मारे जाएंगे। तो जो पहला हड़प्पा के लोग मारे गए हैं उसको मोहनजोदड़ो के जो नर कंकाल मिले उसको सिद्ध करने का प्रयास करता है, और जो आर्यों के जो लोग मारे गए, आर्यों के लोग, वो ये यहाँ पे हड़प्पा के कब्रिस्तान एच से जो नर कंकाल मिला है उससे इसकी पुष्टि करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ये कहते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। अब पुरंदर का मतलब होता है दुर्ग को नष्ट करने वाला। तो ये कहते हैं कि भाई अब आपको मालूम है कि आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। तो ये कहा जाता है कि आर्यों ने इंद्रों की सहायता से हड़प्पा सभ्यता के जितने भी दुर्ग थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थे, इन सबको नष्ट करवा दिया, इसलिए उसका पतन हो गया, ठीक है। तो तीसरा ये अपना साक्ष्य देते। उसके बाद चौथा ये कहते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र को वृत्तासुर हंता कहा गया है, और जिसका अर्थ ये निकालते हैं वृत्तासुर हंता की, वृत्तासुर की हत्या कर। देखिए वृत्तासुर क्या है? एक राक्षस है, ठीक है। ये किसके अनुसार राक्षस है? ये आर्यों के अनुसार। तो एक्चुअली क्या था आपको मालूम था, आपने मोहनजोदड़ो फिल्म भी देखी हो तो आपको मालूम था कि एक बांध बनाया गया था, एक जैसे सिंधु नदी पर एक बांध बनाया गया था जहां पे ऐसे ये पानी भरा हुआ था। तो ये जो बांध बनाया गया ना, तो ये बांध ने क्या किया था कि अपने पीछे
अपने पीछे के जल को रोक लिया था, और इसी जल से आपको मालूम है, फ़िल्म में देखा होगा कि इसमें सोना निकलता था जिसको एक्सपोर्ट करते थे आपके हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो ये कहा जाता था कि जो आपका तो ये जो बांध था ना, इसको कहा जाता है वृत्तासुर हंता की संज्ञा दी गई थी आर्यों के द्वारा। तो ये कहता है कि इंद्र ने क्या किया, इस वृत्तासुर की हत्या कर दी, जिसके कारण इसके पीछे का जो जल संग्रहित था वो क्या हो गया, वो मुक्त हो गया। और जब ये जल मुक्त हो गया, बांध टूट गया, तो सीधे बांध जो हड़प्पा सामने सभ्यता थी उसका पूरा पतन कर दिया। तो ये यही कहता कि इंद्र ने वृत्तासुर हंता की हत्या कर, जिसका अर्थ वृत्तासुर की हत्या कर जल को मुक्त कराने वाला है। यहाँ इंद्र को बांध को नष्ट कर जल को मुक्त कराने का श्रेय दिया गया है। तो ये था। उसके बाद जब अगला पांचवा अपना जो साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, वो ये बोलते हैं कि ऋग्वेद में हरयूपिया शब्द का उल्लेख मिला है। हरयूपिया, और जिसकी पहचान उन्होंने हड़प्पा से की गई है। और ये कहते हैं कि हड़प्पा आर्यों ने ही अपने ऋग्वेद जब ग्रंथ लिखा तो उन्होंने हरयूपिया लिखा, और ये बताने का प्रयास किया कि भाई उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता का अंत किया है। तो देखिए, ये आपके जो मैंने आपके 5 साक्ष्य बताए हैं, ये 5 साक्ष्य आर्यों के आक्रमण को मतलब कि सिद्ध करते हैं। हालांकि इनका फिर जब बाद में, आपको मैं अभी बता दूं, जब बाद में इसका जब वैज्ञानिक अध्ययन किया गया तो इन पांचों साक्ष्यों को उन्होंने खंडन कर दिया आधुनिक अध्ययन के द्वारा। कहा कैसे आधुनिक अध्ययन, तो ये बोला गया कि भैया जो आपके 42 नर कंकाल मिले हैं वो ठीक है, वो सही बात है कि आपके अस्त्रों के घाव से मरे, लेकिन ये एक साथ नहीं मरे, ये अलग अलग कालक्रम में इनकी हत्या की गई है। तो पहला खंडन कर दिया। दूसरा ये खंडन कहा गया कि जो आपके कब्रिस्तान है इसमें जो आक्रमणकारी का कंकाल मिला उसका मैच आर्यों से होता ही नहीं, तो ये भी कंकाल। उसके बाद कहा गया कि ये जो आपके इंद्र को आपने जो पुरंदर बोल दिया और जो आपने वृत्तासुर हंता बोल दी, ये हो सकता है ना कि हड़प्पा सभ्यता का पहले पतन हो गया हो, उसके बाद जब आर्य आए हों। क्योंकि आपको मालूम है, मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि 1750 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता के नगरीय स्वरूप का पतन शुरू होता है। और आर्य कब आए, आर्य माना जाता है कि लगभग 1500 बीसी के आसपास। भाई इन दोनों के बीच में 200-250 वर्षों का गैप है, समझे। तो ये कहा जाता है कि पहले हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया हो और जो उसके अवशेष बचे हो उसी को फिर इंद्र ने पुरंदर, जो दुर्ग बचे हो उसका खत्म कर दिया, और जो बांध बचा था उसको तोड़ दिया हो। और ये कहा जाता है कि ऋग्वेद की जो आपने ऋग्वेद में जो हरियूपिया शब्द यूज किया है और जिसका आप मैच हड़प्पा सभ्यता से कहते, इसके भी हमें कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इन सब आधारों के आधार पर ये जो आर्यों का आपका आर्यों का जो आक्रमण के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो मत दिया जाता है, इसका खंडन कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे आकस्मिक सिद्धांत में मैंने आपको आर आक्रमण, अब चलिए बाढ़ वाला, अब एक एक करके बाढ़ देखेंगे, नदी मार सब देखें। तो चलिए बाढ़ वाला देख लेते हैं। देखिए, जब हम बाढ़ वाले की थोड़ा इसके आगे बचा हुआ है, तो अब आगे क्या बोलता है कि पढ़ देता हूँ। देखिए, इन समस्त तथ्यों के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया गया कि आर्यों के द्वारा ही मोहनजोदड़ो एवं बांधों को नष्ट किया गया था। चूंकि हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि में मोहनजोदड़ो और बांधों का विशेष महत्व था, अतः इनके नष्ट होने के साथ ही संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का भी पतन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है कि जो तथ्य दी इसके कारण मोहनजोदड़ो, अब मोहनजोदड़ो का पता अब आपको मालूम है, ये क्यों बोल, बांधों का इंपॉर्टेंस और मोहनजोदड़ो का इंपॉर्टेंस यहाँ पे इसलिए बता रहा है क्योंकि मोहनजोदड़ो क्या था, ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। और आपका बांध, अब देखिए बांध जो था ना, बांध इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे सोना तो एक्सपोर्ट करते, तो उसके बाद इन बांधों के द्वारा नहर निकाल करके कृषि की जाती थी और कृषि अपने अधिशेष अवस्था में थी, और उसी कृषि का उपयोग कर करके लोग एक्सपोर्ट करते थे और अपना व्यापार एवं वाणिज्य के कार्य किया करते थे। और जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका आधार ही क्या था, व्यापार एवं वाणिज्य। अब सीधी सी बात है, जब आपका बांध नष्ट हो गया, कृषि नष्ट हो गई, तो व्यापार एवं वाणिज्य नष्ट हो गया, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, सारे नगरीय केंद्र नष्ट हो गए। तो यहाँ पे ये पुष्टि करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद कहता है कि किंतु गहन विश्लेषण के उपरांत इस मत की सीमाएं स्पष्ट की गई। जो मैंने भी आपको खंडन बताया ना, वही बता रहा है कि निम्न बिंदुओं के अंतर्गत इसको देख सकते था, वही खंडन बता। क्या बोलता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो 42 नर कंकाल हैं वो संपूर्ण मोहनजोदड़ो के पतन को स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार करना अतार्किक है। किस प्रकार, क्योंकि आधुनिक शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि ये जो नर कंकाल है ये अलग अलग काल से संबंधित है, एक काल से संबंधित नहीं। उसके बाद बोलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन था ये लगभग 1700 ईसा पूर्व तक हो चुका था, और जबकि जो आर्यों का आगमन है ये 1500 बीसी के आसपास हो रहा था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के पतन तथा वैदिक आर्यों के आगमन के बीच में 250 वर्षों का अंतर समझ में आता है। तो इस प्रकार हमने गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर
पर्टिकुलर को फैक्ट को मतलब कि अतार्किक घोषित करने का प्रयास। उसके बाद बोलता है कि संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के उपरांत कुछ दुर्ग या बांध शेष रह गए हों, जिन्हें बाद में आए आक्रमणों ने नष्ट कर दिया। यही कारण है कि आर्यों के देवता इंद्र को पुरंदर और प्रत्यासुरहंता कहा गया हो। ठीक है, अब अगर हम इस आर्यों के आक्रमण का निष्कर्ष देख लो तो ये बोलता है कि उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु केवल आर्य आक्रमण को उत्तरदायी, मतलब हो सकता है लेकिन केवल आक्रमण को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। वास्तव में आर्य आक्रमण की अवधारणा साम्राज्यवादी उद्देश्यों को से प्रेरित है। ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंस है। अब साम्राज्यवादी उद्देश्यों से ये प्रेरित है। अब देखिए, गार्डन चार्ल्स और मार्टिमल वीरा दे रहा है। अब वो कौन है? वो अंग्रेज है। तो वो ये बताना चाहते हैं कि जो भाई आपकी सभ्यता थी ना, वो बड़ी बेकार सभ्यता थी। जब बाहर से जिस प्रकार का अंग्रेज भारत में आए, उसी प्रकार बोलते कि आर्य भी भारत में आए और आपकी पूरा बेकार सभ्यता का पतन करके एक बहुत अच्छी सभ्यता स्थापित की थी। तो ये क्या है ना, ये अंग्रेज हड़प्पा सभ्यता के पतन या आर्यों की विशेषता, मतलब आर्यों की महानता, आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, तो आर्यों की श्रेष्ठता स्थापित करके अपने अस्तित्व को सही सिद्ध करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये क्या है ना, ये साम्राज्यवादी उद्देश्यों से प्रेरित है, जो कि प्रकारांतर में ब्रिटिश आक्रमण का औचित्य सिद्ध कराती करती है। तो चलिए, तो ये आपका फिर आगे बोलता है कि आगे विभिन्न इतिहासकारों द्वारा हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु कुछ पर्यावरणीय कारक जैसे बाढ़, नदी मार्ग परिवर्तन, जल प्लावन और विवर्तनीय विक्षोभ, सूखा आदि के लिए उत्तरदायी माना। तो पहला हमने मतलब कुल मिलाकर के आर्यों के आक्रमण वाली चीजों को देख लिया कि उसका हमने खंडन भी कर लिया। अब हम देखते हैं कि देखिए, बाढ़ कौन 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 इतिहासकार है जो कि बाढ़ को उत्तरदायी मानते हैं हड़प्पा सभ्यता के लिए। तो देखिए, इसमें है जॉन मार्शल और एस आर राव और अर्नेस्ट मैके, ये तीन लोग हैं। अब ये तीन लोगों ने ना, जॉन मार्शल ने हड़प्पा से बाढ़ के साक्ष्य प्राप्त किए और एस आर राव ने लोथल से प्राप्त किए और अर्नेस्ट मैके ने चहुंदड़ों से बाढ़ के साक्ष्य प्राप्त किए। और यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि ये नदियां जिनकी गोद पे हड़प्पा सभ्यता पनपी थी, उसमें बाढ़ आया और इस सभ्यता का विनाश कर दिया। अब देखिए, अब जॉन मार्शल, जब देखिए जॉन मार्शल हड़प्पा जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य प्राप्त करते हैं, उससे अपना देखिए क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं। जॉन मार्शल ने पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर कहा कि मोहनजोदड़ो में बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और पुनः बसा। मतलब ये बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो में जब बाढ़ आई थी ना, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, तो जब सिंधु नदी में जब बाढ़ आई थी तो एक बार नहीं आई, 7 बार बाढ़ आई। मतलब मोहनजोदड़ो पे, सिंधु नदी पे 7 बार बाढ़ आई। और वहां के जो स्थानीय निवासी थे, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उन्होंने एक बार बाढ़ आई, फिर मोहनजोदड़ो को बनाया, स्थापित किया, फिर बाढ़ आई, फिर ऐसे कर करके 7 बार स्थापित किया था। उन्होंने ये तर्क प्रस्तुत करते, हालांकि ये तर्क भी फिर खंडन कर दिया था। किस आधार पर खंडन कर दिया? तो वो लोग फिर बाद में इतिहासकार ये बोलते हैं कि चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि सिंधु नदी पे बाढ़ आई, 7 बार बाढ़ आई। तो पहली बार है जब एक बार बाढ़ आती, 2 बार बाढ़ आती है, और जब उन्होंने पुनः अपनी सभ्यता को विकसित, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग बाढ़ को नियंत्रित करना सीख लिए थे। तभी ना भाई, एक बार बाढ़ आई, फिर से अपनी व्यवस्था स्थापित कर ली, दूसरी बार बाढ़ आई, फिर ये कहा जाता है कि जब 7वीं बार बाढ़ आई, तो जब हर बार 1 से लेकर के 7 बार तक उन्होंने मोहनजोदड़ो को फिर से बना लिया था, तो भाई फिर वो 8वीं बार क्यों नहीं स्थापित कर पाए? तो इन दोनों आधार पर कि उन्होंने बाढ़ पर नियंत्रित करना सीख लिया था, जब सीख लेते तो फिर बाढ़ के कारण ये सभ्यता नष्ट नहीं होनी चाहिए थी। और अगर जब 7वीं बार इन्होंने नष्ट किया, तो फिर उन्होंने 8वीं बार क्यों नहीं बसाया था? इन दोनों के आधार पर ये बाढ़ वाला जो तर्क दिया जाता था जॉन मार्शल के द्वारा, इसको भी खंडन कर दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे हम देख लेते हैं कि नदियों का मार्ग परिवर्तन के कारण किस तरह हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। तो देखिए, इसका हम देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं। तो पहला है माधव स्वरूप वस्त और लेम्बिक व डिल्स के अनुसार ये बोलते हैं कि रावी और घग्गर नदी के मार्ग बदलने से क्रमशः हड़प्पा और कालीबंगा का पतन हो गया। अब ये बोलते हैं कि आपको मालूम है हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है, और जो कालीबंगा है वो घग्गर या जिसको सरस्वती नदी के किनारे मतलब की पनपी थी। ठीक है, अब ये बताते हैं इन इतिहासकारों के अनुसार कि प्रारंभ में जो सतलज और यमुना थी, वो घग्गर की सहायक नदी थी, किंतु आगे इन्होंने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया। जैसे मैं आपको डायग्राम बताऊं, देखिए घग्गर नदी का जो लगभग क्षेत्र है वो
ये वाला क्षेत्र, ये घग्गर या इसको हम सरस्वती नदी कहते हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि ये गंगा नदी है, ये है गंगा नदी और ये है आपकी यमुना नदी, ये आपकी यमुना नदी और यहाँ पे आपकी जाती है सतलज नदी। तो ये बोलते हैं कि पहले जो आज जैसे सतलज नदी किसकी सहायक नदी, तो आप बोल दोगे सिंधु की सहायक नदी है। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप बोल दोगे गंगा की सहायक नदी है। ये यहाँ पे जा करके मिक्स हो जाती है। तो पहले जो ये सतलज नदी थी और ये जो गंगा नदी थी, ये दोनों घग्गर की सहायक नदी थी। ये पहले यहाँ पे आके मिलती थी और ये जो इधर जाती है ये भी इधर है। तो मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के समय जो आपकी सतलज नदी है और जो आपकी यमुना नदी, ये दोनों घग्गर या सरस्वती नदी की सहायक नदियां थी, ठीक है ना। और कहा जाता है कि जो बाद में हम आधुनिक खोजों से पता चला कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त हुए वो हमें सरस्वती नदी के किनारे या घग्गर नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। तो ये कहा जाता है कि जब भैया ये आपकी सतलज नदी और यमुना नदी जब इसकी सहायक नदी थी तो इसमें पर्याप्त मात्रा में जल था और जल होने के कारण यहाँ पे आसपास खूब सारे हड़प्पा सभ्यता के स्थल पनपे। लेकिन जब बाद में जब हड़प्पा ये नदियों ने मतलब सतलज और यमुना नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया और सतलज नदी सिंधु की तरफ चली गई और आपकी यमुना नदी गंगा की तरफ चली गई, तो फिर आपकी घग्गर नदी में पानी कम हो गया और धीरे धीरे मतलब वो सूख गई और जिसके कारण उसके किनारे जो भी स्थल पनपे थे उन सबका विनाश हो गया। तो जब इन सबका विनाश हो गया तो इसके जब प्रमुख नदी, और यहाँ बोलता भी है कि इसके सतलज और यमुना नदी के कारण, इसकी सहायक नदी के कारण ये आपके रावी और घग्गर मतलब हड़प्पा और कालीबंगा जैसे जो प्रमुख नगर थे उनका जब पतन हो गया, तो सीधी सी बात है जब हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर पतन हो जाता है तो धीरे कर करके मतलब कि फिर आगे आपके अन्य बचे नगरों का भी पतन हो जाता है और धीरे कर करके आपकी पूरी सभ्यता ही नष्ट हो जाती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये बोलता है कि ये दोनों नदियां क्रमशः सिंधु और गंगा के प्रवाह के प्रवाह में शामिल हो गई जिससे घग्गर नदी सूख गई। अब नदियों के मार्ग परिवर्तन से नगरों की समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि अब नगर नष्ट होने लगे और संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। तो ये कुल मिलाकर के ये जो आपका नदियों का मार्ग परिवर्तन था ये माधव स्वरूप वस्त और लैम्बिक व डेल्स द्वारा अपने मत को सिद्ध करने के लिए दिया गया प्रमाण। अब हम देख लेते हैं आगे सूखा। अब देखिए सूखा के लिए अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल ये दोनों सूखे को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जल की अधिकता के कारण नहीं बल्कि जल की कमी के कारण हो गया। अब जल की कमी के कारण अब ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि इन इतिहासकारों के अनुसार धीरे धीरे हड़प्पा की नदियों में जल का स्तर कम हो गया। अब बोलते हैं कि क्यों कम हो गया, तो ये बोलते हैं कि भैया हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख आधार क्या था, व्यापार एवं वाणिज्य। अब व्यापार एवं वाणिज्य किस किस पर निर्भर था, तो कृषि पर निर्भर था। तो भैया जब इन्होंने खूब सारा कृषि करने लग गए और मतलब कि खूब बहुत सारा कृषि करने लगे, इवन जो जंगल बसे थे वो जंगल को काट कर भी वहां कृषि करने लगे। तो भैया कृषि जब करने लगे तो जल का खूब उपयोग होने लगा और जल का खूब उपयोग होने लगा तो जल की मात्रा कम हो गई और जब नदियां सूख गई तो कृषि खत्म हो गई और जब कृषि खत्म हो गई तो नगर खत्म हो गए, जब नगर खत्म हो गए तो सभ्यता खत्म हो गई। इस आधार पर ये बोलते हैं कि कृषि एवं सामान्य जीवन के लिए जल की कमी हो गई थी। इस प्रकार जल की कमी ने संपूर्ण सभ्यता का पतन कर दिया। ठीक है, तो ये आपके माधव स्वरूप वस्त और जो आपका लेम्बिक और डेल्स का था उन्होंने सूखा के आधार पर बताया। अब हम देख लेते हैं कि जल प्लावन और ये विवर्तन की विक्षोभ के आधार पर ये आपके M.R. साइनी और राइक्स द्वारा इन्होंने बताया गया। अब ये जल प्लावन मतलब सुनामी जैसी कोई स्थिति थी और विवर्तन की विक्षोभ मतलब भूकंप जैसा कुछ। तो ये क्या कहते हैं, ये अपना जब प्रस्तुत करते तो ये बोलते हैं कि विवर्तकीय हलचल के कारण भूमि का स्तर ऊपर उठ गया जिससे मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी का बांध नष्ट हो गया। अब आपको मालूम है कि मोहनजोदड़ो में ये ऐसे सिंधु नदी पर एक बांध बना हुआ था। तो ये बोलते हैं कि जब इसमें भूकंप आया तो ये जब भूकंप आया तो इसके कारण ये जो बांध है ये टूट गया और जब ये बांध टूट गया तो इसके पीछे का जो पानी भरा था उसने आकर के सीधे मतलब कि अर्थव्यवस्था मतलब कि पूरा मिलाकर इस सभ्यता का पतन कर दिया। तो ये कुल मिलाकर के उसी के बांध टूटने को है तो उसी का सहारा लेकर के अपना ये जो विवर्तन की विक्षोभ है इस मत को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अब आगे देख लेते हैं। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग कारणों को उत्तरदायी माना तथा यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि संपूर्ण सभ्यता का आकस्मिक एवं तीव्र गति से विनाश हो। मतलब कि अभी तक हमने जो मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है उसको दो वर्गों में, एक आकस्मिक पतन का सिद्धांत, एक क्रमिक पतन का सिद्धांत। जो
आकस्मिक पतन के सिद्धांत को लेकर के, जैसे आर्यों ने आक्रमण कर दिया, सूखा हो गया, नदी अपना मार्ग बदले, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गई, ये सारे आकस्मिक पतन के सिद्धांत थे। ये इन इतिहासकारों ने इस प्रकार अपने आकस्मिक पतन के सिद्धांत को इन माध्यमों से सिद्ध किया। अब हम देख लेते हैं, चलिए, कि क्रमिक पतन का सिद्धांत। तो एक हमने आकस्मिक, अब क्रमिक क्रमिक पतन का सिद्धांत ये कहता है कि आकस्मिक पतन का सिद्धांत अचानक पतन की बात करता है हड़प्पा सभ्यता, लेकिन क्रमिक पतन का सिद्धांत कहता है अचानक नहीं भाई, इसके पतन में ना 100-200 साल लगी, एक का एक पतन नहीं होता। अब देख लेते हैं कि ये क्या बोलता है। तो इतिहासकारों का एक वर्ग, अब उधर वाले में मैंने, अब यहाँ भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन इतिहासकार, आपको बताते हैं। तो ये बोलते हैं कि इतिहासकारों का एक वर्ग हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक पतन नहीं बल्कि क्रमिक पतन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। और इस संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है, ये आता है फेयर सर्विस का। ठीक है, ये कहते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन, मतलब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। अब फेयर सर्विस के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में निरंतर नगरीकरण, अब क्या हुआ आपको मालूम है कि हड़प्पा सभ्यता का आधार क्या था? नगरीकरण था। नगरीकरण का आधार था व्यापार एवं वाणिज्य था, और व्यापार एवं वाणिज्य का आधार था कृषि था। तो ये बोलते हैं कि जब कृषि बढ़ने लगी तो इन्होंने वनों को काट दिया, और वनों को काट करके जब नगरीकरण करने लगे तो पहला क्या हुआ? जल कम हो गया, दूसरा क्या हुआ? तापमान बढ़ने लगा। इस कारण, मतलब कि दो, एक तो क्या हुआ कि आपका कृषि, मतलब कि अधिक, मतलब कि अधिक कृषि करने के कारण आपका वनों का पतन हो गया, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो गया। और दूसरा कहा गया कि अधिक नगरीकरण होने, मतलब अधिक व्यापार एवं वाणिज्य होने के कारण जो नगरीकरण हुआ था वो अव्यवस्थित नगरीकरण हुआ था। तो एक हो गया कृषि का पतन, और दूसरा हो गया अव्यवस्थित नगरीकरण। इन दोनों के कारण ही पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई, और धीरे धीरे, एक एक करके नहीं, धीरे धीरे करके हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो यही बोलता है कि जिसके कारण आपके पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो गया। अब आगे देख लेते हैं, ये बोलता है कि पारिस्थितिकी असंतुलन अर्थात वर्षा, तापमान आदि में परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का जो कोर क्षेत्र था, वहां से जो जनसंख्या थी उसका जो प्रवसन, वो माइग्रेट होने लगे दूसरी तरफ, मतलब कि जो नगर थे वहां से ये ग्रामीण प्रवसन शुरू हो गया, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीय क्षेत्र था उसका पतन हो गया। अब चलिए समीक्षा देख लेते हैं। तो ये कहने का प्रयास करता है कि जो आपका उपयुक्त विश्लेषण के उपरांत हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु आकस्मिक पतन की वजह क्रमिक पतन का सिद्धांत अधिक तार्किक प्रयुक्त होता है। मतलब अगर आपसे आपको निष्कर्ष लिखना है कि आकस्मिक पतन का सिद्धांत ज्यादा तार्किक लगता है कि क्रमिक, तो आप बोलेंगे क्रमिक पतन का सिद्धांत ज्यादा तार्किक लगता है। अब वो भाई ऐसा क्यों बोलते हैं? तो वो ये बोलते हैं क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्यों से भी सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विभिन्न नगरों जैसे मोहनजोदड़ो व धौलावीरा का क्रमिक रूप से पतन हुआ था। अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। ये बोलता है कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता के कुछ, मतलब कि अस्तित्व, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का जो अस्तित्व है उसका आधार क्या था? अधिशेष उत्पादन, मतलब उत्पादन जो था वो अधिक मात्रा में था, विकसित व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था, उपरोक्त उल्लेखित किसी भी कारण जैसे आक्रमण, बाढ़, नदियों का मार्ग परिवर्तन, जल प्लावन मतलब सुनामी, सूखा, जलवायु परिवर्तन आदि में से किसी भी वजह से यह सूक्ष्म संतुलन बिगड़ गया रहा होगा। सही है ना? मतलब कि जो जो आपका ये कहते हैं, जैसे क्रमिक पतन का सिद्धांत क्या कहता है कि पारिस्थितिकी असंतुलन आया होगा। तो ये बोलता है, और ये पारिस्थितिकी असंतुलन का आधार क्या बनाता है? ये वही जो आकस्मिक पतन के आधार थे। आकस्मिक पतन के आधार क्या थे? कि आक्रमण, मतलब ये बोलता है, निष्कर्ष में हमको बताना है कि आज जो आपका आक्रमण हुआ, बाढ़ आया, नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया, सुनामी आ गई, सूखा आ गई, जलवायु परिवर्तन, इसी के कारण ही वहां का पारिस्थितिकी असंतुलन हो गया। मतलब जो पारिस्थितिकी संतुलन था वो इनके कारण बिगड़ गया, जिससे जो उत्पादन अधिशेष और व्यापार एवं वाणिज्य होता था उसमें गिरावट आ गई, जिससे क्रमिक रूप से इन नगरीकृत सभ्यता का पतन परिवर्तित हड़प्पा कालीन ग्रामीण संस्कृति के रूप में हो गया। मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता नगरीय स्वरूप में थी वो पतन होकर के ये ग्रामीण स्वरूप में हो गई। तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट, जो मैंने आपका हड़प्पा सभ्यता का पतन का जितना भी सिद्धांत से और उसका जो भी आधार दिए गए थे वो मैं पूरा आपको बता चुका हूँ। तो चलिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद अब हम देख लेते कि हड़प्पा सभ्यता की आज उपयोगिता, महत्व या देन क्या है, क्या मतलब कि आपको हड़प्पा सभ्यता में आज की प्रासंगिकता क्या आपको मिलती है। तो देखिए, ये बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता दक्षिणी एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता थी।
ठीक है, तो पहले अगर विश्व में मानोगे तो सॉरी मेसोपोटामिया पहली थी, लेकिन अगर दक्षिण एशिया की बात करोगे, दक्षिण एशिया में कौन सी पहली थी, तो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी, क्योंकि उसके बाद फिर चीन की सभ्यता थी। तो इसकी अगर उपयोगिता या महत्व देन को निम्न बिंदु द्वारा समझा जा सकता है। तो ये क्या बोलता है कि आपको मालूम है कि ये भारतीय संस्कृति, अब आपको मालूम है भारतीय ये मैंने सोसाइटी में भी पढ़ा है कि भारतीय संस्कृति एक प्रमुख विशेषता है, वो है अनेकता पे एकता। ठीक है, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की जो देन है वो है अनेकता में एकता। अब आप अगर एकता की बात करो तो आपको मालूम है कि हड़प्पा सभ्यता में जो सांस्कृतिक समरूपता थी, सांस्कृतिक देखिए हड़प्पा सभ्यता में सांस्कृतिक समरूपता थे। अब सांस्कृतिक समरूपता का मतलब है कि जितने भी हड़प्पा सभ्यता के नगर थे, नगर का मतलब चाहे मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, मतलब कि हड़प्पा हो, लोथल हो, कालीबंगा, धौला, सब में आप देखेंगे तो जो नाली व्यवस्था थी, रोड की व्यवस्था थी, उसके बाद जो नगरीकरण था, उसके बाद जो व्यापार एवं वाणिज्य थे, या उसके बाद जो मोहरे यूज किए जाते थे, मृदभांड यूज जाते थे, सब में एक रूपता थी। इससे पता चलता है कि एकता थी, लेकिन अनेकता भी थी। अनेकता किस आधार पर थी? वहां की क्षेत्र की विशिष्टता। अब जैसे आपने बोल दिया कि हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों में दुर्ग व्यवस्था एक एक जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ क्षेत्रीय भिन्नता थी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, क्षेत्रीय भिन्नता किस किस को लेकर के, तो पहली क्षेत्रीय भिन्नता थी कालीबंगा। अब कालीबंगा में क्या था, जो दुर्ग था और जो निचला नगर था वो अलग अलग रक्षा दीवारों से घिरा हुआ था। उसके बाद जो आपका लोथल था और सुरकोटता था, वो दुर्ग और आपका निचला नगर ये दोनों एक ही रक्षा दीवार से घिरा हुआ था। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो धौलावीरा है, धौलावीरा का जो नगरी स्थान था वो 3 स्तरों में था। उचला मतलब कि दुर्ग, मध्यम दुर्ग और निचला दुर्ग, ये 3। उसके बाद जो चहुंदड़ो था उसमें तो दुर्गीकरण नहीं था। तो जो इन आधारों पर आपको क्षेत्रीय विशिष्टता देखने को मिलती है, मतलब एकता भी दिखाई देती है और आपको अनेकता भी दिखाई देती है। दूसरा ये आधार क्या प्रस्तुत करते हैं, ये बोलते हैं कि भारत में जो तकनीकी और औद्योगिक क्रांति है ना, इसकी शुरुआत ही हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत है। अब कहो बोलोगे कैसे, तो देखो मैंने आपको बताया था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जैसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग क्या था? सबसे प्रमुख था वस्त्र उद्योग। ठीक है, उसके अलावा भी कई उद्योग थे, जैसे प्रस्तर उद्योग थे, धातु उद्योग था, धातु से आपको मूर्तियां, मृदभांड और मोहरे बनाई जाती थी, प्रस्तरों के भी बनाए जाते। उसके बाद तकनीकी तकनीकी क्षेत्र में आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मूर्तियां बनाई जाती थी तो वो आपको द्रवित मोम विधि द्वारा बनाई जाती थी। उसके बाद जब मृदभांड बनाए जाते वो चाक में भी बनाए जाते थे, हाथ से भी बनाए जाते थे। तो तकनीकी और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है। उसके बाद ये कहता है कि कुछ कुछ जो चीजें हैं, जैसे व्यवस्थित नगरीकरण, सड़क एवं नालियों की उत्तम व्यवस्था, महास्नानागार, अन्नागार, पकी ईंटों, मापतौल की मानक, कांसा और चांदी का प्रयोग, बांधों का निर्माण, कपास की खेती, ये सब हड़प्पा सभ्यता की देन है। मतलब इसके पहले ये सब नहीं था, हड़प्पा सभ्यता ने ही ये दिया, और परिवर्तित कालों में या आधुनिक कालों में इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो ये देन हो गई। अगली अगर अगर हम अगर सामाजिक क्षेत्र की बात करें कि भाई सामाजिक क्षेत्र में हमें हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला, तो ये हम बोल सकते हैं कि आपको मालूम है, मैंने पहले बताया कि हड़प्पा सब जब समाज पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता 4 वर्णों में विभक्त था। वो 4 वर्ण कौन कौन से थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्ण थे। ठीक है ना? और ये जो वर्ण थे ये मतलब कि पेशा आधारित थे। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो ऋग वैदिक समाज आया, वैदिक समाज आया, उसने हड़प्पा सभ्यता के ही इन्हीं वर्णों को मॉडिफाई कर दिया। किस तरह? जो विद्वान थे हड़प्पा सभ्यता के, वही बाद में ब्राह्मण बन गए। जो योद्धा थे वही बन गए क्षत्रिय। इसलिए आप देखिए काम वही है, ब्राह्मण का भी काम विद्वान वाला, क्षत्रिय का भी काम युद्ध लड़ने का। व्यापारी जो थे वही वैश्य बन गए, और जो श्रमिक थे वही शूद्र बन गए। तो कहा जाता है कि ये जो आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र हैं, इनके जो पूर्वज थे यही आपके विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक रहते थे। ये देन हो गई। उसके बाद अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो कहा जाता है कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार आदि का जो संगठित रूप था, ये हमें हड़प्पा सभ्यता को ही, और आज भी हमें ये संगठित रूप हड़प्पा सभ्यता से कई चीजें सीखने को मिलती है। उसके बाद ये कहता है कि जो आपका विदेशी राष्ट्रों से, मतलब जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन है, इसका जो आधार है ना, ये आपका व्यापारिक संबंधों पर आधारित है। आज भी देखिए ना, आज भी आप देखिए कि हमारा चाइना के साथ व्यापारिक संबंध कितना मजबूत है। इसीलिए कितना भी मतलब कि बॉर्डर इशू होने के बाद भी चाइना से हम युद्ध नहीं करते। और वहीं देख लो पाकिस्तान के साथ व्यापार कुछ नहीं है, तो रोज आए दिन मारपीट हो जाती है। तो ये बोलता है कि जो हम आज सीख रहे हैं ना कि मतलब विदेशी राष्ट्रों से जो संबंध है ये व्यापारिक स्तर, ये हमें हड़प्पा सभ्यता से ही सीखने को मिला है, और वर्तमान में भी ये बनी हुई
है। उसके बाद अगला बोलता है कि भारत में जो लिपि का प्रयोग है ना, अब आपको मालूम कि भारत की अगर बोले कि भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, तो हड़प्पा लिपि है। तो यही बोलता है कि भारत की लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के ही लोगों के द्वारा किया गया था, जो आज भी आगे विकास में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है मूर्ति पूजा। आपने देखिए कि मूर्ति पूजा हड़प्पा सभ्यता में थी, आज भी मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में तो मुख्यतः मूर्ति पूजा ही की जाती है, तो ये भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। उसके बाद अगर हम धार्मिक क्षेत्र में देखें तो ये बोलता है कि मातृ देवी की उपासना। अब मातृ देवी आपको मालूम है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा जो भी मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, वो महिलाओं की मूर्ति है। और ये हड़प्पा सभ्यता आपका मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। इसका मतलब है कि जो महिला वहां पे थी वो सशक्त अवस्था में थी, तो आपका मातृ देवी की पूजी। उसके बाद है, आज भी देखिए ना, मातृ देवी जैसे कई सारी देवियां हैं, दुर्गा माता, काली माता, तो ये सब उसी से लिया गया है। उसके बाद है पशु पक्षी। अब जैसे पशु पक्षी है, जैसे कई सारे पशु है ना, और कई सारे जो है गरुण, गरुण, तो ये जो भी है इन सब की आज भी इनकी वृक्षों की पूजा में आप देखो, पीपल का हो गया, आम का वृक्ष हो गया, कई सारे वृक्ष हैं जिनका पूजा की जाती है। उसके बाद भूत प्रेत आज भी देख लीजिए, पुनर्जन्म की अवधारणा, ये सब हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत दिखाई देती थी, जो कि आज भी धर्म में इसका मतलब कि प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर आप देखिए अगला, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों में महिला सशक्तिकरण। अब महिला सशक्तिकरण किस तरह था, मातृ सत्तात्मक समाज था, मतलब महिला सशक्त थी। उसके बाद स्वच्छता, स्वच्छता को देख लो भाई, नालियां थी, नालियां ग्रिड प्रणाली में थे। उसके बाद नालियों के बीच बीच में मेन होल पाए जाते थे, जो कि सफाई के लिए यूज किए। उसके बाद स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को देख लो, कई सारी औषधियों का यूज किया जाता है। उसके बाद ताबीज भी थी स्वास्थ्य के लिए। शिक्षा, शिक्षा के देख लो, नाप तौल की प्रणाली, हाथी दांत का स्केल मिला है। उसके बाद आपको 16 के गुणांकों में बांट मिली, ये सब क्या है, शिक्षा को बदल। उसके बाद है पर्यावरण को महत्व दे। अब पर्यावरण में आप देखो कि पर्यावरण में देखो, वृक्षों की पूजा की जाती, जल पूजा की जाती थी, पशु पक्षियों की पूजा, ये सब क्या है, ये सब पर्यावरण का संरक्षण है। तो इस आधार पर हमें वर्तमान महत्व सभ्यता में भी देखने को मिलता है। तो अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र की कुछ कतिपय विशेषताएं वर्तमान कालीन सभ्यता के वर्तमान कालीन में भी विकसित स्वरूप में भी देखी जा सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की जो हमारी क्लास है ये यही होती है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसको फिर कंटिन्यू कर दूंगा। और ये था आपका आज का जो कि हड़प्पा सभ्यता का पतन और उसकी उपयोगिता, ये इसके तहत होती है। अब आपका जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हो जाता है आपका हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उन सब का डिटेल बताना, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का जो कि प्रमुख स्थल है उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे।